हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमसे चाइना कई गुना आगे बढ़ चुका है और हम चाइना लगातार भारत के प्रति आक्रामक नीतियों को अपना रहा है। अगले होने वाले युद्ध ना तो पारंपरिक युद्ध होंगे और अगले युद्ध जो होंगे वे केवल हवाई युद्ध होंगे, यानी कि मिसाइलों के थ्रू और ड्रोन के थ्रू होने वाले हैं। ये कहना है हमारे जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, भारतीय थल सेना प्रमुख का। अब ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया है, ये स्टेटमेंट के बाद एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो भारत के डिफेंस सेक्टर में हुआ है। और जो डिफेंस सेक्टर में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अब ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, इस डर को जो है दूर करने के लिए ही इस तरीका का जो डेवलपमेंट है ये होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डर को ये किस प्रकार से जो खत्म कर देगा और हमें भारत को जो है चाइना के साथ ला करके खड़ा कर देगा कि अब 1 to 1 हमारे पास आपको बैलेंस करने के लिए शक्ति है। आइए देखते हैं मसला क्या है। मसला आप जानते हैं कि भारत ने बनाया है रॉकेट फोर्स, और ये जो रॉकेट फोर्स है इसे बनाने के साथ ही भारत उस श्रेणी में आ चुका है कि भारत उस श्रेणी में आ चुका है कि हम चाइना को 1 to 1 जो है वो बैलेंस करेंगे। अब देखना होता क्या है, भविष्य के जो युद्ध हैं जो मैंने अभी आपको बताया है वो पारंपरिक नहीं होंगे। जैसे पहले टैंक से युद्ध होते थे, उस तरीका के ये युद्ध हैं वो आने वाले समय में नहीं होने वाले हैं, बल्कि जो युद्ध होंगे वो यूएवीज के द्वारा होंगे। उसके अंदर जो एक तरीका से एक वॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल होगी, और जो जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा, जो जितना ज्यादा साउंड होगा टेक्नोलॉजी में, वारफेयर टेक्नोलॉजी में, जीत उसकी ही होने वाली है। अब देखेंगे इसे लेकर के भारत ने क्या किया है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ता सामरिक खतरा हमें इसको करने के लिए बाध्य करता है, और ये जो भारत जो है इसे ये जो करा है उसका जो लक्ष्य है वो है चाइना को साधना। क्लियर है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि जब 2014 के बाद से जब सरकार आई है उसने चाइना को भी एज ए एनिमी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं सर, पहले भी तो जो सरकारें हैं वो करती रही हैं। नहीं, पहले की जो सरकारें थी वो उस सिद्धांत पर चलती थी, आप सुना होगा कि अगर एक ताकतवर और एक कमजोर हो, और ताकतवर आकर के एक तमाचा मार दे तो जो कमजोर है क्या करेगा, वो कहता है कि भाई क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई जो भी करेगा तो ताकतवर ही करेगा, मैं क्या करूंगा। तो सेम अप्रोच जो थी वो भारत की थी चाइना को लेकर के। हमेशा भारत जो है पाकिस्तान सेंट्रिक अपनी नीति बनाता रहा। डिफेंस को लेकर के भी वो भी जितने भी आयात होते थे हमारे यहाँ पर, ये जितना भी छोटा मोटा जो डेवलपमेंट होता था वो होता था किसका, पाकिस्तान सेंट्रिक। लेकिन चाइना को हमने दुश्मन माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई फिर तो करेगा तो वही करेगा, ये वाली जो नीति थी इसे लेकर के। आप जानते होंगे कि हम रोड बना देंगे तो चाइना अंदर घुस जाएगा, इस तरीका के जो बयान हमारे संसद के अंदर हमारे रक्षा मंत्री देते थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2014 के बाद में कुछ लोग होंगे जो शायद अभी नए होंगे, उन्हें लगेगा कि क्या कह रहा हूं मैं। वर्तमान में धीमी निर्णय प्रक्रिया एक कमजोर है, तो इसी तरीका की जो नीतियां थी वो भारत में बना करती थी। अब लेकिन बात वही है कि जिस तरीका से हमारे जो थल सेना प्रमुख कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब हुआ क्या है कि भारत के द्वारा जो है एक नई फोर्स का निर्माण किया गया है, वो है रॉकेट फोर्स। जो कि अभी तो आप देखेंगे तो यूएसए के पास भी ये अपनी एक अलग से फोर्स नहीं है, रॉकेट फोर्स जैसी कोई भी अलग फोर्स नहीं है। उनके जो अपने सैनिक हैं वही ये सारा कार्य करते हैं, लेकिन भारत जो है ये बनाने वाला बन गया है। अब इसमें इसकी संरचना क्या होगी, कैसा होगा, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसमें थल, जल और वायु सेना जो है उनके ऐसे सैनिक शामिल होंगे जो बहुत ज्यादा एजाइल होंगे। एजाइल मतलब है उनकी ऐसी क्षमता होगी कि जो 1 सप्ताह तक बिना सोए हुए काम कर सकते हैं। याद रखना, वो इतने एजाइल होंगे कि टॉप मोस्ट ब्रिलियंट जो लोग होंगे, बहुत शक्तिशाली जो लोग होंगे, वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। यानी कि लगभग 75 से लेकर के 1 लाख तक की इसकी स्ट्रेंथ होने वाली है इस रॉकेट फोर्स की। सीधी कमांड, त्वरित कार्रवाई, यानी कि अब जिस तरीका से जो सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसी तरीका से जो पीएमओ से कमांड लेता है, इसकी भी जो कमांड है, जो अपना ये जो रॉकेट फोर्स है, इसकी भी जो कमांड है वो कहां से आएगी, पीएमओ से आएगी। देखना आगे, दुश्मन की रीढ़ तोड़ने के कारण यह रणनीति बनाई गई है। यानी कि आइए जो रणनीति है ये दुश्मन की रीढ़ कैसे तोड़ेगी, क्योंकि आप जानते होंगे भारत की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। क्या थी? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन ये जो आपकी रॉकेट फोर्स होगी ना, ये क्या होगी, ये फर्स्ट यूज नहीं, बल्कि ये बिना बताए आक्रमण करेगी। नहीं समझे? समझ जाओगे अभी। यानी कि ये कोई भी वॉर सिग्नल नहीं देगी कि हम युद्ध कर देंगे, हम युद्ध नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये अचानक से युद्ध करेगी। और दूसरी बात ये होगी
ये डिफेंसिव नहीं होगी, कैसी होगी, ये ऑफेंसिव होगी, यानी कि अपनी ओर से त्वरित कार्रवाई करेगी। अगर इसको लगता है कि भारत का हित ऐसा करने में है तो ये वो कार्रवाई करेगी। क्लियर है, याद रखना इस बात को। आगे देखते हैं क्या है मसला। अब होता क्या है, भारत के समर्पित जो मैंने आपको बताया था वो ये है, हमसे चाइना कई गुना आगे बढ़ चुका है। चाइना लगातार भारत के प्रति आक्रामक नीतियों को अपना रहा है। अगले होने वाले जो युद्ध होंगे वो पारंपरिक नहीं होने वाले हैं, केवल हवाई युद्ध नहीं होंगे बल्कि यूएवीज के द्वारा होंगे और ड्रोन के द्वारा होंगे, स्ट्रेंथ के द्वारा होंगे और टेक्नोलॉजी के द्वारा होंगे, ऐसा हमारा मानना है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का। अब देखना प्रौद्योगिकी संचालित संघर्ष तक। अब पहले क्या थे, टैंकर्स के द्वारा युद्ध होते थे इस तरीका से, लेकिन अब वो बिल्कुल बीत चुका है, अतीत हो गया है। भविष्य के जो युद्ध होंगे वो कैसे होंगे, ड्रोन आधारित होंगे। वो युद्ध जो होंगे वो इंफॉर्मेशन वारफेयर के युद्ध होंगे, जो युद्ध होंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और एज कटिंग टेक्नोलॉजी जिस देश के पास होगी डिफेंस में, वो देश जो है जीत जाएगा। मिसाइलें, ड्रोन और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ये जो युद्ध हैं वो लड़े जाने वाले हैं और विजेता इसी के आधार पर बनेगा। असंतुलित चीन की स्थापित रॉकेट फोर्स का सामना करने के लिए हमने भी इसी तरीका की जो नीति है वो अपनाई है, क्योंकि जो चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके पास इस तरीका की फोर्स पहले से उपलब्ध थी और उनका जो लक्ष्य है वो है ताइवान, अमेरिका और भारत। यानी कि जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी जो फोर्स है ये इसीलिए बनाई गई है ताइवान, भारत और अमेरिका को ध्यान में रख करके। तो फिर ये हमारे ऊपर भी एक बर्डन है कि हमें भी बनानी चाहिए थी, लेकिन बनी अब जा करके है। आगे देखना, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर के जिस तरीका की जो चाइना की अपनी पॉलिसी है भारत के प्रति, उनको लेकर के इसकी जो अपनी उपलब्धता है या फिर इसका बनाया जाना भारत के लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। 2000 से अधिक मिसाइलें किसी भी समय, यानी कि ये जो फोर्स होगी उसके पास में 2000 से ज्यादा मिसाइलें ऐसी होंगी जिनको वो कभी भी फायर कर सकते हैं। याद रखना, कभी भी फायर कर सकते हैं। और इसकी जद में पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा चाइना आने वाला है। याद रखना, ये जो 2000 मिसाइल होंगी इनके पास, इनकी जो रेंज है, इनका जो नो एस्केप जोन है उसमें कौन कौन आएगा, उसमें चाइना भी आएगा, उसमें पाकिस्तान भी आएगा और उसमें बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि चाइना की प्रॉक्सी है बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसीलिए। आगे देखना, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी एक खंडित कमांड संरचना, यानी कि इसको ही लेकर के भारत ने अपना जो एक कमांड थिएटर का नाम आपने सुना होगा, तो कमांड थिएटर जो है वो इसीलिए बनाई गई है। और एक और डेवलपमेंट है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आईबीजी जो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो बनाए गए हैं भारत के लिए, भारत के द्वारा। वो है 4 उनकी संख्या है, उस पर अलग से वीडियो है, अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अब बात आती है कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इसके जितने भी एजिलिएंट जो शक्तिशाली जो लड़ाके होंगे या लोग होंगे उनको लेकर के जो है इसकी जो निर्माण है वो किया जाएगा। और स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 75,000 से लेकर के 1 लाख के बीच होने वाली है। रॉकेट फोर्स जो है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखना, थल सेना, वायुसेना और इसके जो संख्या तो मैंने बता दिया। केवल जो इनका जो चयन जो होगा उसका मापदंड क्या होगा, जो 7 दिन तक 24 घंटा बिना सोए काम कर सकते हो, अलर्ट रह सकते हो और विदाउट किसी भी गलती के एकदम प्रेसिजन से जो है अटैक कर सकते हो, ऐसे लोग जो है इसमें चयन किया जाएगा। प्रत्येक सैनिक भारत के जो शस्त्रागार जो होंगे उसको चलाने का, उसको संचालित करने का जो है पूरी तरीका से प्रशिक्षित किया जाएगा इतने लोगों को। यानी कि किसी भी तरीका के जो हथियार है, चाहे तो जमीन से दागे जाने हो या तो हवा से दागे जाने हो या समुद्र से दागे जाने हो, इसके अंदर क्योंकि तीनों सेना है तो उनको सभी को इस तरीका से ट्रेंड करा जाएगा कि कोई भी सैनिक किसी भी जगह जाकर के कार्य कर सकता है तीनों सेनाओं में। नहीं समझे? यानी कि वो आएंगे तो तीनों सेनाओं से, लेकिन उनको इस तरीका से ट्रेंड करा जाएगा कि वो जाकर के किसी भी सेना में, बेशक वो एयरफोर्स का हो, जाकर के अगर उसको सर्विस देनी है तो वो फिर जमीन यानी कि आर्मी में दे सकता है। क्लियर है? ये मैं कहना चाह रहा हूं। देखना, निर्णायक कार्रवाई। देखना, रॉकेट फोर्स पारंपरिक सेवा प्रमुख श्रृंखला का जो है दरकिनार करती है। जैसे मैंने बताया, इसको सीधा जो है पीएमओ से जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि जनरल का, फिर कर्नल का, फिर इसका वो उस तरीका से जो अनुमति लेते हैं उसमें डिले होता है। इसकी जो अनुमति है वो सीधा कहां से आएगा, सीडीएस की तरह वो आएगा पीएमओ से। देखना, परमाणु बटन का जो जैसे तरीका से परमाणु बटन होता है पीएमओ के हाथ में, उसी तरीका से इसका भी जो बटन होगा वो भी पीएमओ के हाथ में होने वाला है। देखना, मिसाइल स्थल, दुश्मन की जवाबी हमले की जो क्षमता है उसको जो है खत्म करना। ये जब टारगेट करेंगे तो इनका सबसे पहला क्या काम होगा, पहला होगा कि दुश्मन को जवाबी हमले की जो क्षमता है उसको बिल्कुल खत्म करेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, जैसा उनके रेडार खत्म करो,
उनका हथियार जहां पर रखे हुए हैं, शस्त्रागार जो है उन्हें नष्ट करो, और उनका जो मुख्यालय और एयरबेस हैं उनको खत्म करो। ये इसके पहले जो 3 टारगेट होने वाले हैं, ये जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो उनका एयर स्पेस है वो खुल जाएगा और हम वहां पर जाकर के आराम से फिर उससे अपनी तरीका से डील कर सकते हैं बिना बताए। इसका जो अपने कुछ सिद्धांत है, इसके सिद्धांत क्या है? इसके सिद्धांत है बिना बताए अटैक करेंगे, अटैक विदाउट वार्निंग। दूसरा क्या है, जो इसका जिस तरीका की इसकी जो यूज है मैंने बताया ना, बिना बताए ही अटैक करेगा। इससे एक साइकोलॉजिकल एक तरीका से डोमिनेंस जो है, साइकोलॉजिकल जो डोमिनेंस है वो स्थापित हो जाता है कि एक डर जो है लगातार बना रहेगा कि ना जाने कब ये देश अटैक कर दे हमारे ऊपर। ये क्योंकि फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, वो सामने वाले को पता है कि यार ये करेगा ही नहीं। क्लियर है? देखना कुछ कुछ इसके अंदर आपको ईरान के मॉडल की जो है झलक दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से ईरान ने अपनी साइलोज बना करके जो उनकी मिसाइल है उनको जो है छुपा करके रखा हुआ है। और जब भी इजराइल ने अटैक किया था तो उनके जो आयरन डोम जो है उसको धता बताते हुए लगातार हंड्रेड्स मिसाइल हैं वो इजराइल के अंदर दाग दी थी ईरान ने। तो उसी को जो है पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब है वैश्विक अभिजात वर्ग जो है, जैसे समर्पित रॉकेट फोर्स का जो निर्माण है वो लगभग किस किस के पास है, जैसे चाइना के पास है। चाइना के पास है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो प्रॉक्सी है पाकिस्तान, उसके पास भी होगा, क्योंकि होगा तो इसी का ही। आगे आएगा ईरान के पास, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर कोरिया, फ्रांस, और अब भारत के पास भी ये हो गया है। क्लियर है? आगे देखना, जबकि अमेरिका के पास जो है इस तरीका की कोई भी रॉकेट फोर्स जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेना है वो अपने आप में बहुत एडवांस है, वो टैकल कर लेगी। आगे देखना, पुरानी नीति क्या है? जैसे कि आप देखते हैं भारत को जाना जाता था कि शांति प्रिय देश है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना करके चलता है, पारंपरिक सेना है, उनको अगर आप डिप्लॉय भी करना है तो जो मूवमेंट टाइम है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारी को धता बताते हुए आईबीजी जो है, आप देख लेना उस वीडियो को, आईबीजी बनाया गया है और उसके अंदर 4 जो है इंटीग्रेटेड करके बनाई गई हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो किसी भी टेरेन में बहुत ज्यादा चाइना से 10 गुना फास्ट जो है वो होने वाला है। आज हम क्या है, एक सामरिक रूप से प्रमुख राष्ट्र हम बन गए हैं, और ऐसा राष्ट्र बन गए हैं जो डिफेंसिव नहीं बल्कि क्या है, ऑफेंसिव है। अब देखना सिद्धांत, सक्रिय निवारण, यानी कि भारत जो है ऐसा नहीं है कि आप हम पे हमला करोगे तब हम हमला करेंगे, नहीं, हम हमला अगर अपने हित में है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम हमला करेंगे। अब आता है कि ये जो सब कुछ करा जा रहा है इसमें आप देखेंगे कि स्वदेशीकरण जो है वो बिल्कुल प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और ना केवल स्वदेशीकरण बल्कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन जो है उसको भी धता बता रहे हैं, यानी कि उसको भी बाईपास हम कर रहे हैं। भारत के भविष्य की सुरक्षा करना, विश्वसनीय निवारण, जो क्रेडिबल डिटेंस। एक तो एक क्या होगा ऐसा डिटेंस, आप जानते हैं मैंने कितनी सारी वीडियो बताया है। डिटेंस है कि दूसरे के मन में हमेशा ये डर होना चाहिए कि अगर आपने इनके साथ कुछ भी किया तो ये आपको उसका 10 गुना आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एक मिसाइल भेजी तो आपकी ओर 10 मिसाइल आने वाली हैं उससे भी ज्यादा क्षमता की। तो ये होता है डिटेंस। अब है सामरिक स्वायत्तता, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इससे क्या आता है कि हमारी जो सामरिक स्वायत्तता है वो आती है धीमे युद्ध पर निर्भर कम करना, और संघर्ष की जो शुरुआती चरण है उनमें हमको एज लेना है, बढ़त लेनी है। रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू द स्ट्रेंथ, ये है आज के भारत का नारा। नया भारत कहता है कि आप स्टेबिलिटी हम लाएंगे, लेकिन अब शांति से नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि भारत जो विश्व बंधु हैं, हम भाई भाई हैं, इससे शांति नहीं। भारत स्ट्रेंथ के द्वारा स्टेबिलिटी लाएगा, यानी कि हमारे पास क्षमता है, क्योंकि अगर आपने ये हमारे साथ किया हम उससे 10 गुना आपको जो है लौटाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये नया भारत है और इस तरीका की जो तैयारी है वो भारत ने की है। आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर लेक्चर से आप प्रभावित हैं तो आप जो है इस तरीका की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।